अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 ABCD ABCTS वाला कर लिया हुआ है? माशाल्लाह, सबने कर लिया हुआ है। अच्छा, अब हमारे जो इशू आपसे डिस्कस ये करना है कि हमारे मुल्क के हालात का पता नहीं है, किसी टाइम भी रोड बंद कर दें, स्कूल कॉलेज बंद कर दें, कभी फोग आ जाती है, कभी कोविड आ जाता है। तो एक तो ये है कि संडे की क्लास के लिए मैं आ जाऊं फिजिकली, ठीक है, उसमें मुझे भी तकलीफ होती है आने में भी। आप लोग तो शायद करीब से आते हैं, मुझे दूर से आना पड़ता है। दूसरा आसान हल ये है कि मैं घर से इंटरेक्टिव सेशन में मैं लॉग इन करूं, आप भी लॉग इन कर लें और मेरे साथ साथ अपना काम। आप में से कितने लोग कर सकते हैं? मुझे नुकसान नहीं चाहिए, सारे कर सकते हैं, इन इशू नहीं है। पिछले संडे वाली आपने वो कर लिए काम, उसमें सेक्शन क्वेश्चन 35 शायद आपसे ना हुआ हो। किया था वो? हाँ जी। वो हम भी, मैंने पहले ही कहा था कि ये आपसे नहीं होना, आपने ट्राई करनी है। तो उसमें परेशान जब मैंने कहा है कि ये आपसे शायद ना हो, तो उसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? ठीक है ना। वो मैं चाहता हूँ, क्योंकि पता क्या है, मैं अपनी पेस खराब नहीं करना चाह रहा। स्मोक का कभी भी आ सकती है, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कल फाइनल का भी सेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि सीए फाइनल वालों को मैं, क्योंकि उनका दिसंबर में एग्जाम हो रहे हैं, तो उनके लिए तो हो सकता है मैं आज शाम को कर लूँ। अगर उनके साथ सेशन ना किया तो मैं आपके साथ कर लूँगा, थैंक यू वेरी मच। वरना मैं अगले संडे को कर लूँगा। आपने अपना टारगेट ये रखना है कि ट्यूसडे को अगले ट्यूसडे को 35 मार्क्स आपके पूरे हो जाने चाहिए। यानी दिसंबर में मेरा जो प्लान है वो इनकम टैक्स को स्टार्ट करने का है, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर तो संडे को आएगी। सेकंड को हमारा जो है वो मेरा प्लान है, फर्स्ट या जो भी डेट आ रही है उस दिन मेरा प्लान है कि मैं इनकम टैक्स को स्टार्ट करूं। लेकिन उससे पहले मेरा बाकी काम निकला होगा तो आगे चलेंगे ना। उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी प्रेपरेशन को फुल एक्सीलेटर पे रखें, थ्रॉटल दे के रखें सही तरीके से, ताकि आपके, यानी आपने कंक्लूड करना है। यानी आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, आप सेल्स टैक्स की पीछे से अच्छी तरह तैयारी करके रखें, ठीक है, थ्योरी की। साथ न्यूमेरिकल जो है, जो मैं आज कुछ आपको कोशिश करूंगा असाइनमेंट के तौर पे दे दूं। कल के दिन आप मेरे साथ सेशन में आए। सेशन को हम, मैंने कहा सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मैं सीए फाइनल का जो है उन स्टूडेंट का भी एक सेशन मैंने करना है ऑनलाइन। अगर वो ना हुआ तो फिर आप, अब मैसेज मिल जाएगा आपको। लेकिन आपने पेस नहीं छोड़नी अपनी। देखें, ये हालात आते रहेंगे, उतार उतार चढ़ाव आते रहेंगे। एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, नथिंग। जो सपोर्ट लॉजिस्टिक्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने अपना काम जो है वो रोकना है, अपने आप को लूज नहीं होने देना। समझ आ रही है ना? और फोकस करना है कि मैं इंशाल्लाह मेंबरशिप को मैंने अचीव करना है, सीए मेंबरशिप की तरफ मैंने जाना है। आई शुड बी अ मेंबर इन माय लाइफ। जब आप सोचेंगे तो फिर ये काम हो जाएगा। ये ना सोचा करें मुश्किल है, ये सोचा करें, जैसे आप देखें कि अभी माइक है इसका वो टूट गया था ना, होल्डर। तो मैं परेशान तो नहीं हुआ ना, मैंने उसका ऑल्टरनेट हल ढूंढ लिया, चुप करके चल रहा है ना। हल होता है हर चीज का, प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस्ड, प्रॉब्लम्स टू बी। मुझे अभी तक एक बंदे की बात याद है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। उन्होंने काफी देर मुझे वो कहते रहे कि यार आप लेक्चर हमारे पास टेक्स्ट पढ़ा दो, टेक्स्ट पढ़ा दो, काफी देर, घंटा डेढ़ उन्होंने मेरी काउंसलिंग की। तो मैं ना माना, मैंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं, मेरी अपनी भी लाइफ है, तो मैं नहीं पढ़ा सकता। उसके बाद उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी ये काफी टेंस थे कि इमरान हमारे पास नहीं पढ़ा रहा। तो मैंने कहा अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैंने कहा प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस्ड। आपकी तरफ से तो मैं अब मायूस हो गया हूँ, लेकिन मैं
अब इसका हल ढूंढ रहा हूँ, इसका हल क्या है, मुझे क्या हल ढूंढना है। यानी मैंने अपनी पहले कोशिश की है, नहीं हुआ था। तो मुझे उनकी ये बात बड़ी अपील की जिंदगी में कि यार जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस होना चाहिए। उसको आप एड्रेस कर सकते हैं, उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं आप। लेकिन अगर प्रॉब्लम के ऊपर रोना धोना शुरू कर दें, वो कामयाबी नहीं होती। ठीक है ना, कहते हैं ना बुजुर्ग के जनाब, नाकाम शख्स वो होता है जो गिर के पड़ा रहता है, लेकिन जो गिर के उठ जाता है दोबारा कि यार मैंने करना है। वो किंग रॉबिन्सन था ना, जिसकी हमें कहानी सुनाते थे, चींटियों को देखता था वो। राइट, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि सीए का रिजल्ट देखना, फेल हो जाना, फिर करना कि यार मैं दोबारा तैयारी करूंगा। एक स्टूडेंट मेरी लाइफ में है, मैं उसको जानता हूँ। उसके बाप ने, सब ने कहा कि यार सीए छोड़ दो। वो इतना शाइन भी नहीं था, उसके कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। वो मुझे एक बात कहता था कि सर मैं कर लूंगा, इनको कहें कि मुझे तंग ना करें। मैंने कहा यार तुम्हारे माँ बाप कहते हैं। कहता नहीं सर मैं कर लूंगा, स्लो चल रहा हूँ लेकिन मैं कर लूंगा, इनको कहें कि मुझे इजाज़त दे दे बस। तो मैं देखा कि वाकई आजकल आर्टिकल्स कर रहा है, एंड सो हैप्पी। उसके वालिदैन भी मुझे दुआएं देते हैं कि यार हमारे बच्चे को आपने ट्रैक पे लगा दिया है, और बड़ा अच्छा जो है वो चलना शुरू हो गया, और बड़ा तेज हो गया वो। यानी उसने हिम्मत नहीं हारी। मैंने ये उसको, उस बच्चे में एक चीज देखी है कि जब भी उसने, उसके वालिद ने मेरे पास, उसके वालिद मेरे उस्ताद हैं, तो उन्हें कहना इमरान यार इसको को बस कर दे यार, बड़ी हो गई है, ये जान ही नहीं छोड़ रहा। लेकिन उसने जनाब लगे रहना, कोई कहीं से लेक्चर पढ़ रहा है, फिर मेरी कॉल उसने करवानी, सर फलां को कहें मेरी फीस कम कर दे, सर फलां को कहें। मैंने उन्हें जाके कहना, यानी मैंने देखा उसकी एक रहती थी, और आखिरकार वो जो है वो, और मैंने जो उसके बॉस है, वो भी मेरा स्टूडेंट है। उसका जो बॉस है फर्म का, वो मेरा स्टूडेंट है। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी बताएं कैसा। उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा बच्चा है ये तो, आपने बड़ा अच्छा स्टूडेंट मुझे दिया, बड़ा काम करता है, बड़ा मेहनती है। तो ये हमारे अंदर चीज मौजूद होती है, बाज का सप्रेस हो जाती है वो, हम उसको उस ढकने को खोलते ही नहीं है। बाज का ऐसे होता है, शादी ब्याह में जाएं तो कोई बड़ी फेवरेट डिश होती है, आपने कभी उसको उठाते ही नहीं है। बाहर आके एक बंदा कहता है ओ यार फिरनी बड़ी मजेदार है, फिरनी भी थी यार, मैं तो ढूंढता रहा हूँ वो यार, वो फलां टेबल नहीं थी, उसके अंदर उन्होंने फिरनी रखी हुई थी यार, बड़ा ही मजा आया। कहता वो आई मिस्ड इट यार, मुझे नहीं पता चला, क्योंकि आपके अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है जिसको आपने अनलीड नहीं किया, और वो मरते दम तक आपके अंदर ही रह गई। मैं इतना शाय होता था, इतना शाय होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। घोड़े नहीं होते, इनके ऊपर हम सफर करते थे, रेड़ा जिसको टांगा रेड़ा कहते हैं। तो स्टॉप के ऊपर आना, तो बाज का मैंने उसको बताते 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 मेरा स्टॉप निकल जाना, बोला नहीं जाता था। तो मैं समझता था कि मैं जिंदगी में बोल नहीं सकता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, नाम बताते हुए मुझे शर्म आती थी, इतना मैं शाय होता था। और आज मैं चुप नहीं करता हूँ। मेरे अंदर वो चीज मौजूद थी, लेकिन मैंने उसको किसी वजह से सप्रेस किया हुआ था। लेकिन वो निकल के जब आई सामने तो मैं टीचर बन गया हूँ। इसलिए अपने आप को अंडरमाइन कभी ना किया करें कि मैं नहीं कर सकता। यू कैन डू दैट, कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट पुट करनी होती है। जैसे मैं सोच लूं मैं चाय नहीं पी सकता, तो नहीं पीऊंगा ना, लेकिन मुझे पता है मैं इसे पी सकता हूँ। सही है ना, आपके सामने पीऊंगा इंशाल्लाह। चलिए जी, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट आके मुझे कहते हैं सर सेल्स टैक्स तो बड़ा आसान है और बड़ा मजा आ रहा है। भाई ये आसान नहीं है, यू शुड बी थैंकफुल टू मी एंड टू अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा आपको करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है। मैं भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ों को आसान बना रहा हूँ, लेकिन आपने भी इसके ऊपर जो है वो करना है। पहले तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो इस काबिल किया हुआ है। डेफिनेशन में चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम कर चुके थे, बार बार उन चार की तरफ मैं इशारा देता हूँ।
लें जी, अभी मैं क्या करूंगा, मैं रीड करता जाऊंगा, आपके सामने जो अल्फाज हैं उनको पढ़ता जाऊंगा, जहां मुश्किल हो आपने कहना सर ये लफ्ज समझा दें। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर का पूछा गया हो एग्जाम में, मुझे पता नहीं है एग्जाम में कभी डेफिनेशन मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटर की, लेकिन ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि ये एग्जाम में नहीं आ सकती। देखी कभी नहीं मैंने कि डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूटर, डिफाइन अ मैन्युफैक्चरर, इस तरह से मुझे कभी ऐसी चीजें मिली नहीं है। एसोसिएट की डेफिनेशन जो है वो हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, वो सेम इधर मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूटर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एनी अदर पर्सन। नॉर्मली इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर इसको अपॉइंट करते हैं। पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में, पीटीसीएल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाय के, पत्ती के, ये सारे इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये असल में इनके पास स्टॉक मौजूद होता है लेकिन मालिक का होता है, ये उसके मालिक नहीं होते, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये सप्लाई चेन का हिस्सा होते हैं और ये उसके मालिक नहीं होते। फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम फॉर फर्दर सप्लाई एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज ऑल्सो एंगेज इन सप्लाई एज अ होलसेलर और अ, ये खुद भी बाज बाज सप्लाई करते हैं, बाज बाज डीलर इनसे ले लेते हैं, या खुद भी ये होलसेलर भी बन जाते हैं और रिटेलर भी बन जाते हैं। तो फिर बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कम होलसेलर, या डिस्ट्रीब्यूटर कम रिटेलर, या होलसेलर कम रिटेलर। आपने कभी दुकानों पे लिखा है? अब तो मुझे नजर नहीं आता, यहाँ पर चीजें थोक व परचून पर बेची जाती हैं। थोक किसे कहते हैं? ये थूक नहीं होता, थूक को बाज बच्चे थूक को परचून कहते हैं। थूक क्या होता है? थोक होता है ये, होलसेल। और परचून रिटेल को कहते हैं। तो ये होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक वजाहत की गई है कि नॉर्मली होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर और जो है ना, ये किसी की चीज़ों को आगे बेच रहा होता है, इसको कमीशन मिल रही होती है। तो अगर इसको कमीशन मिल रही होगी तो कमीशन पे सेल्स टैक्स नहीं है, तो फिर ये सेल्स टैक्स सप्लाई चेन से निकल जाता है। ये बात जहन में रखनी है। ये सिर्फ आपने इसको रीड करना है, याद आपने इसको करना है। ई इंटरमीडियरी क्या होता है? मैं और आप, मैं और आप, किस किस के दरमियान? एफ बी आर और टैक्स पेयर के दरमियान आप ई इंटरमीडियरी होते हैं। टैक्स जो कंसल्टेंट्स होते हैं। मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड फॉर फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द। ये प्रिस्क्राइब का मतलब बार बार लफ्ज आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। जो बताए जाते हैं, प्रिस्क्राइब्ड जो दिए जाते हैं, नुस्खा जिसे उर्दू में बोलते हैं ना। ऑन बिहाफ ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन के कहने के ऊपर। याद है ये सिस्टम ऑफ टैक्सेशन के अंदर पढ़ा हुआ है आपने? चार पिलर्स पढ़े थे ना आपने एथिक्स के अंदर। एक कौन थे? लेजिस्लेटर, और एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक टैक्स पेयर, और एक कंसल्टेंट्स। ये कंसल्टेंट की बात की जा रही है कि उनको ई ई इंटरमीडियरी कहते हैं। गुड्स से क्या मुराद है? गुड्स इंक्लूड्स एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ? लैंड और बिल्डिंग निकल गई, रियल एस्टेट भी निकल गई इससे, है ना? ये चीजें निकल गई। इसका मतलब लैंड और बिल्डिंग पे सेल्स टैक्स है ही नहीं और लग भी नहीं सकता, क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है। गुड्स होंगी तो टैक्स। मैं कहता हूँ कि ये बताएं ये मार्कर कैसा है, किस कलर का है ये मार्कर? गलत बोला ना आपने, ये मार्कर नहीं है, स्टाइलस है ये मार्कर। तो पहले टैक्स लगाने के लिए गुड्स का होना जरूरी है, फिर देखा जाएगा ये टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। तो आप ये कहेंगे कि सर जो एग्जाम्प्ट गुड्स हैं उनको निकाल ही दें, गुड्स की डेफिनेशन से ही निकाल देनी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाज का हमें उसको टैक्सेबल रजीम में लाना पड़ता है और बाज का तो एग्जाम्प्ट रजीम में लाना पड़ता है, इसलिए उनको गुड्स में रखा हुआ है। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक्स एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। हाँ, मूवेबल में कौन सी चीजें गुड्स नहीं है? एक्शनेबल क्लेम्स। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ कभी लॉ में? ये जो प्रोमिसरी नोट्स, चेक, ये सारे एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं। नोट जो होता है,
नोट कभी देखा आप? पैसे, उसके ऊपर क्या लिखा है? हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा किया जाएगा। हामिल हाजा कौन होता है? जिसके पास ये है। मुतालबा पर अगर हमसे मुतालबा करेगा तो दो चीजें हमसे ले सकता है, या गोल्ड या फॉरेन करेंसी। इसलिए उसमें हामिल हाजा को तो एक्शनेबल होता है ना, यानी उस पर एक्शन लिखा हुआ है कि जिसके पास भी ये नोट हुआ उसको क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट अदा करेगी क्या? गोल्ड या जो भी वो फॉरेन एक्सचेंज मांगे। पैसे, स्टॉक्स, शेयर जिसे बोलते हैं, एंड सिक्योरिटीज। ये स्टॉक डजंट मीन के रॉ मटेरियल, ये शेयर्स को बोलते हैं। स्टॉक्स एंड शेयर्स ये वो है, ये गुड्स नहीं होती। एक दफा इसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ एग्जाम में, क्यूपॉन, डिस्काउंटेड क्यूपॉन, डिस्काउंट कार्ड्स और क्यूपॉन्स, राइट। ये भी, ये क्या होते हैं कि आप किसी जगह पर जाएं और उसे कहें कि हमें वाउचर दे दें। कार फोर में जाए ना, 3,000, 2,000, 5,000 का वाउचर होता है, किसी को गिफ्ट करना है आपने, तो वो वाउचर 2-3 हज़ार का उसको दे दें कि भी आप जाके अपनी मर्जी से ये शॉपिंग कर लें। ये होता है, पैसे देने की बजाय आप उसको वो वाउचर दे दें कि जाके आप शॉपिंग कर लें। ये भी गुड्स नहीं होती, ये भी गुड्स नहीं होती। अगर आप सेल करेंगे तो इस पे सेल्स टैक्स नहीं है। अच्छा जी, इंपोर्टर कौन होता है? जो गुड्स इंपोर्ट करता है। इनपुट टैक्स से क्या मुराद है? क्या मुराद है? जो आप टैक्स देते हैं परचेज के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर भी एक सेकंड शेड्यूल है, उसके अंदर कितनी चीजें हैं? जो सेल लेविड अंडर सेल्स टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, नंबर टू लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, राइट, ऑन सर्विसेज, राइट, राइट। और एक इसके अंदर है फेडरल एफईडी का। ये आपको भूल भी जाए तो परेशान नहीं होना, आपने कम से कम तीन चीजें याद कर लेनी है। ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। क्योंकि सर्विसेज के ऊपर तो किसने लगाया हुआ है? प्रोविंसेस ने। कौन कौन सी हैं ऐसी सर्विसेज जो आपके जहन में आती? खाना खाते हो, ट्रैवल करते हो, ये टीसीएस वगैरह, ये कोरियर वगैरह, ये सारी होटल्स, क्लब्स, ये सारी सर्विसेज में आती हैं। इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स होता है वो, तो वो भी आपका इनपुट है। मिसाल के तौर पे आपने चीज़ें, लकड़ी, वुड ली, ये गुड्स हैं। अच्छा, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की, गैस इस्तेमाल की, ठीक है। और इसके बाद आपने चीज़ों को बना के कराची भेज दिया, टेबल बना के कराची भेज दिया, तो यहाँ कौन इस्तेमाल हुआ? कोरियर, टीसीएस, या जो भी कंपनी है, इसने भी तो आपसे पैसे लिए हैं ना। तो आप जब कराची वालों से पैसे लेंगे सेल्स टैक्स, तो उसमें इस सारे का सारा जो टैक्स आपने दिया है वो आपका रिफंड उसमें एडजस्ट हो जाएगा। या अगर आप इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर देंगे या जीरो रेटेड गुड्स में यूज़ कर लेंगे, तो फिर क्या बन जाएगा? रिफंड हो जाएगा। ये है इनपुट टैक्स। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में अगर लगा है तो वो भी इसमें आ जाएगा। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस किसको कहते हैं? मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस किसको कहते हैं? देखें, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप टेबल बाय करते हैं और आप टेबल ही सेल कर देते हैं, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर। लेकिन अगर आप वुड बाय करते हैं, पॉलिश बाय करते हैं, नेल बाय करते हैं, बिजली इस्तेमाल करके आप टेबल बना रहे हैं, तो आपको डिपार्टमेंट को पहले बताना पड़ेगा कि साहब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। वो आके आपकी फैसिलिटीज को चेक करते हैं, मशीनरी चेक करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं, राइट। और मेहमान आपके बनते हैं, फिर आप उनकी मेहमान नवाजी भी करते हैं, फिर आपको वो इसमें करते हैं। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करना जरूरी है। हमारे साथ एक दफ़ा हाथ हो चुका हुआ है। हम काम करते थे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ। तो हमने क्या किया, ये शायद पहले भी कहानी आपको सुना चुका हूँ, नहीं?
हुआ ये कि हमें चेक बुक्स का ऑर्डर मिला। मैं आपको थोड़ा सा वर्चुअल टूर भी करवाऊं। हमें क्या हुआ कि चेक बुक्स का ऑर्डर मिला। अब ये जो चेक बुक है, ये इस शक्ल में है ना। इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ होगा? कार्ड, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, इंक इस्तेमाल हुई होगी, पेपर इस्तेमाल हुआ होगा, बिजली इस्तेमाल हुई होगी। हमने क्या किया कि चेक बुक्स बना के, तो पंजाब बैंक से ऑर्डर मिला तो हमने सप्लाई कर दी। उन्होंने हमें टैक्स दे दिया। अब हमारे जो इनपुट्स में आ रहा था वो आ रही थी पेपर, स्याही, ये वो, और आगे जो हमने सेल्स टैक्स लिया वो किस पे लिया था? किताबों पे। कमिश्नर ने हमें बुलाया और उसने हमारा सारा इनपुट ज़ाया कर दिया। हमने कहा क्या हुआ? इनवाइसेस हमारे नाम पे है, टैक्सेबल एक्टिविटीज है, पूरा माहौल बना हुआ है। उसने कहा आप मेरे पास ट्रेडर रजिस्टर्ड हो। क्या हो? आपके खरीदारी में परचेज इनवाइस में भी चेक बुक्स होनी चाहिए और सेल में भी चेक बुक्स होनी चाहिए। हमने कहा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये जो आपने काम किया है ये तो मैन्युफैक्चरर करता है, आप तो मेरे पास मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड ही नहीं है, गलत क्लास में बैठे हुए हैं। तो फिर अगले महीने हमने क्या किया कि एक रजिस्टर्ड पर्सन से हमने चेक बुक्स बनवाई, उससे इनवाइस चेक बुक की ली, और आगे अब हमें हम फिर उसने इनपुट हमें दिया, पिछला जाया कर दिया उसने। अब समझ आई कि मैन्युफैक्चरर जो होता है उसकी इनपुट और आउटपुट की गुड्स में फर्क होता है। उसकी इनपुट में कैपेसिटर हो सकता है, जाली हो सकती है, केबल्स हो सकती हैं, आउटपुट में फैन होगा, लेकिन ट्रेडर का ऐसे नहीं होगा। ये बात जहन में, इसलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है? कहता है एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल। एक आर्टिकल को उसमें एक नए आर्टिकल में चेंज कर दें। तो आप कहेंगे सर जो पार्टी लोग चेंज कर जाते हैं, कोई बंदा उनको कहता है, उनसे कॉन्फ्रेंस करवाता है और कहता है पार्टी चेंज, तो क्या वो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है? एक नई चीज बन के सामने आ जाती है, हमारे सेल्स टैक्स में वो फॉल नहीं करता। क्या मिसाल मैं अभी आपको लकड़ी की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है जिसके अंदर कि आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल सो चेंज्ड और रीशेप्ड। नहीं, इधर गया है। पता नहीं। So changed or reshaped that it becomes capable of being put to use differently, राइट? उसका इस्तेमाल डिफरेंट हो जाए, उसको इस तरह से करना। जैसे मुझे याद है कि हमारी वालदा जो थी या वालदैन थे, वो डंडे से कपड़े धोते थे, और बाज का हम शरारत करते थे तो हमें भी अपडेट कर देते थे उसके साथ। तो बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली, उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। हाथ से खाना खाते हैं, किसी को बाल का ताप, तो किसी का इस्तेमाल होना ये भी है। आप मिसाल, असल मिसाल ले लीजिएगा, एनी प्रोसेस इंसिडेंटल टू द कंप्लीशन ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। टॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है ये। यानी आपने कपड़ा बनाया हुआ है, उसको स्टिच करना, लेकिन उससे पहले डाई करना है। वो जो डाइंग है वो क्या होगी आपकी? ये होगी इंसिडेंटल टू कंप्लीशन। या इस तरह पैकिंग करना, स्टिच करना उसको, ये सारे वो भी मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। फिर उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, प्रिंटिंग करना, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, एनग्रेविंग, असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, ये सारी चीजें, तस्वीरें बनाना। हाँ जी। लिथोग्राफी ये होती है, मेरे ख्याल चौक से करते हैं ये। इनग्रेविंग वो जैसे खुदाई नहीं करते। नहीं नहीं, तस्वीरें बनाते हैं। लिथोग्राफी
एंड एनग्रेविंग, एनग्रेव होता है खुदा, कुरेदना, लकड़ी को कुरेद कुरेद के नहीं तस्वीरें बनाते हैं, ये देखिएगा, ये चौक से ना जो बनाते हैं उसको कहते हैं। एनग्रेविंग होता है लकड़ी से वो काम करना, उसको कुरेदना, उसको कुरेद कुरेद के कोई चीज बनाना, ये सारे काम ये कहलाते हैं। मैं एनग्रेविंग का स्पेसिफिकली आपको बता देता हूँ। तो ये देख रहे हैं ये वाला, ये जो है ना ये एनग्रेविंग है, ठीक है। एनग्रेव्ड कोई लकड़ी के मिल जाते हैं आजकल वो, ये, हाँ ये वही है एनग्रेविंग। ये सारा काम कहता है। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस क्या होगा, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर क्या होगा, जो ये सारे काम करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। ओपन मार्केट प्राइस क्या होती है, जो ओपन मार्केट में अवेलेबल हो। अच्छा, आउटपुट उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपने करना है। इसमें इंपोर्ट को निकाल दें, क्योंकि इंपोर्ट तो इनपुट है ना, तो बाकी वही है। टैक्स लेविड अंडर सेल्स टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, उधर परचेज पे था, इधर आपने सप्लाई की है। अंडर एफईडी वही आ गया सेम, वैट मोड में इसको याद कर लें। एफईडी अप्लाइड इन वैट मोड, इन वैट मोड, बस इतना याद कर लें। और टैक्स रिसीव ऑन सर्विसेज, ये आ गया उसमें। यानी इनपुट की डेफिनेशन को फ्लिप कर लें, वहां क्या था, वहां चार चीजें थी इनपुट के अंदर, वहां इंपोर्ट भी शामिल थी। आउटपुट में तीन है, इंपोर्ट निकाल दें। मुश्किल तो नहीं हो रहा। पर्सन से क्या मुराद है, पर्सन से मुराद है इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज, बस एओपी याद कर लें, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट। ये इनकम टैक्स और सेल्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में इतनी डेफिनेशन मुकम्मल है पूरी। ये डेफ आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय पर्सन, तो आप कहेंगे पर्सन मीन इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो सेल्स टैक्स में कुछ चीजें और इन्होंने ऐड कर दी हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सब डिवीजन। इनकम टैक्स के अंदर इन्होंने इन सबको उठा के कंपनी में डाल दिया हुआ है, इन्होंने इसको उठा के कंपनी की डेफिनेशन में डाल दिया हुआ। सेल्स टैक्स में उन्होंने इसको अलग डाल दिया हुआ, इन्होंने इसको कंपनी सेल्स टैक्स में नहीं कहा। लेकिन इनकम टैक्स में आप पढ़ेंगे ना, तो वहां जाके आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। अच्छा, इसको डिफाइन करना क्यों जरूरी था पर्सन को, क्योंकि असल में ये लफ्ज ऑल्टरनेट है टैक्स पेयर का। टैक्स पेयर का दूसरा नाम यहाँ पर पर्सन है। यानी आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में पर्सन लिख दिया ना आपने, तो आप चारों को बोल रहे हैं, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और फेडरल गवर्नमेंट को लिख रहे हैं। तो इसलिए आप इनकम टैक्स के अंदर पर्सन स्पाउस नहीं लिख सकते। ये एक दफा इनकम टैक्स में एक सेक्शन था, वहां लिखा हुआ था पर्सन स्पाउस। तो फिर उनको जाके कहा कि भाई साहब, आपने पर्सन को कहा हुआ है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की तो बीवी हो सकती है, कंपनी की बीवी कौन होगा, फेडरल गवर्नमेंट की बीवी या खामन कौन होगा। तो इसलिए इसको ठीक करें। अब उन्होंने इसको काट के क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स स्पाउस, इंडिविजुअल की बीवी। तो यानी अगर आप किसी एक बंदे को, ह्यूमन बीइंग्स को, मेल फीमेल को डेजिग्नेट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको वर्ड इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा। पर्सन लिख देंगे ना, तो उससे मुराद क्या होगी कि आप चारों की बात कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल की बात भी कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर की बात भी कर रहे हैं, कंपनी की बात भी कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की बात भी कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की बात भी कर रहे हैं। ओके, समझ आ रही है। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है, जो रजिस्टर्ड है और लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, बस इतनी बात आप याद रख लें। या तो रजिस्टर्ड है या उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है तो ये आउटपुट तो देगा लेकिन इनपुट इसको नहीं मिलेगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड है उसका क्या तरीकेकार है, इनपुट माइनस आउटपुट दोनों इसकी होंगी, आउटपुट माइनस इनपुट रजिस्टर्ड को होगा। लेकिन जो लायबल टू बी, जिसको होना चाहिए, कौन कौन है, डीलर, हर डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड होना है जो टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहा है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इंपोर्टर और टीयर वन रिटेलर, इनको। और अगर नहीं है तो हम बोलेंगे लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या बोलेंगे, लायबल टू बी रजिस्टर्ड।
बस ये इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा। रिटेल प्राइस क्या होती है? रिटेल प्राइस या तो मैन्युफैक्चरर फिक्स करता है या इंपोर्टर फिक्स करता है। ठीक है, बस इतनी बात भी काफी है। कहते हैं जी, इफ मोर देन वन प्राइस इज सो फिक्स फॉर द सेम वैरायटी द हाईएस्ट ऑफ सच प्राइसेस। अगर एक से ज्यादा किसी ने आपने रिटेल प्राइस फिक्स की है तो जो हाईएस्ट होगी वो ली जाएगी। एफबीआर चाहे तो इसकी प्राइसेस बढ़ा भी सकता है। रिटेल प्राइस थर्ड शेड्यूल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट बता दिया हुआ है। जो नोट लिखा होता है ना, पढ़ने के लिए होता है किताब में। रिटेलर कौन होता है? जो जनरल पब्लिक को चीजें बेचता है। बार बार बता चुका हूँ। कार फोर रिटेलर है। कैनवुड वाले मैन्युफैक्चरर भी हैं, रिटेलर भी हैं, रिटेलिंग भी करते हैं। यानी जो भी रिटेल रिटेल, अच्छा जैसे ही रिटेल आता है ना, परचून, तो हमारे दिमाग में छोटी छोटी चीजें आती हैं। कॉपी, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, ब्रेड, बन, बर्गर, ये चीज नहीं। हर बंदा एक फर्नीचर बेचता है, बहुत बड़े बड़े टेबल्स बेचता है, तो हम उसको रिटेलर बोलेंगे। रिटेलिंग कर रहा है ये, रिटेल का कारोबार है उसका। रिटेल कारोबार डजंट मीन छोटा है। आप बताएं, रिटेल गुड्स में कौन कौन सी गुड्स आई हुई है? मैट्रेस थे, कितने बड़े होते हैं? मोटरसाइकिलें थी ना उसमें। और क्या था? पेंट था, शैम्पू था, तो बहुत बड़ी बड़ी ये चीजें भी होती हैं इसमें। सेल्स टैक्स मींस, सेल्स टैक्स से क्या मुराद है? हर वो टैक्स जो आप गवर्नमेंट को देते हैं, वो पेनल्टी की शक्ल में हो, वो आउटपुट की शक्ल में हो, सरचार्ज की शक्ल में हो, डिफॉल्ट सरचार्ज की शक्ल में हो, सबको सेल्स टैक्स कहा जाएगा। द टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, फाइन, पेनल्टी, फी इम्पोज, चार्ज अंडर सेल्स टैक्स। ठीक है। एनी अदर सम पेएबल अंडर दी सेल्स टैक्स, हर चीज सेल्स टैक्स कहलाएगी। ये सिमिलर सप्लाई की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका ताल्लुक भी फेयर मार्केट वैल्यू के साथ है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, हमारे पास पेप्सी एंड कोला नेक्स्ट है। अच्छा, अब पेप्सी कितने की बिक रही है? 1.5 लीटर जो है, आपने खरीदी कभी नहीं? बाइकआउट किया हुआ है। चले 100 रुपए की लगा लें। ठीक है, 25 रुपए की लगा लेते, 1.5 लीटर मिलती होगी ना? 25 रुपए की 1.5 लीटर मिल जाती है। आप कहते हैं हमें पता ही नहीं है। अभी तो आपने कहा जी हमें नहीं पता कितने की है। तो इसका मतलब आपको पता है, अंदाजा तो है ना। ऐसे फिर आप गलत बात कर रहे हैं। 200 रुपए की होगी। अगर नेक्स्ट कोला वाले इसको लॉन्च कर देते हैं 100 रुपए में, डिपार्टमेंट आ जाएगा, कहेगा भाईजान आप जैसी बिल्कुल बोतल जो है वो 200 रुपये में बिक रही है सिमिलर, तो आपकी प्राइस हम, आप बेशक इसको 50 की बेच दें, हमारे मुताबिक इसकी जो वैल्यू कितनी बनती है? 200 बनती है। कितनी बनती है? तो इसको बोलते हैं सिमिलर सप्लाई, ताकि टैक्स चोरी ना हो सके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वो लिख दूं, आज हेड एंड शोल्डर शैम्पू, तो अगर ये 1.5 लीटर की है, राइट, क्या इसकी प्राइस अगर वो 200 रुपया लगा दे और कहे जी सिमिलर सप्लाई 1.5 लीटर की जो है वो 200 रुपये की मिल रही है, तो डिपार्टमेंट मानेगा इसे? ये सिमिलर नहीं है, ये लगाने के लिए है, वो पीने के लिए है। ये बहुत, तो इसको सिमिलर सप्लाई नहीं कहेंगे। समझ आ रही है? तो सिमिलर सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो चीज बेच रहे हैं उसके ऑल्टरनेट जो चीज मार्केट में बिक रही है वो कितने की बिक रही है, उसको देखा जाएगा। इन रिलेशन टू द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स means any other supply of goods which closely और substantially resemble, substantially कहते हैं बहुत ज्यादा, substantial amount है,
सब्सटेंशियल मटेरियल भी कहते हैं इसको। लॉ मटेरियल का वर्ड नहीं यूज करता, ये अकाउंटिंग में यूज होता है। लॉ में सब्सटेंशियल का वर्ड यूज होता है, अकाउंटिंग में ये लफ्ज आप सुनेंगे मटेरियल, ऑडिट में भी। सब्सटेंशियल द रिजेम्बलेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटिटी कंपोनेंट्स एंड मटेरियल ऑफ द अफोर मेंशन गुड्स, तो वो उसकी सिमिलर सप्लाई मानी जाएगी। राइट, ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी। सप्लाई की डेफिनेशन हम कर चुके हुए हैं, इसको दोबारा मेरा ख्याल डिस्कस करने की जरूरत है अब नहीं। सप्लाई चेन बायर से लेके सेलर तक सारी सप्लाई चेन कहलाती है। टैक्सेबल एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्कस कर चुके हुए हैं अच्छी तरह से। टैक्सेबल गुड्स कौन सी गुड्स होती है? तमाम गुड्स अदर देन एग्जाम्ड गुड्स। बताएं कौन कौन सी है? थर्ड शेड्यूल में कौन सी गुड्स हैं, टैक्सेबल है एग्जाम्ड है? टैक्सेबल गुड्स हैं। फिफ्थ शेड्यूल में टैक्सेबल है। सिक्स शेड्यूल में एग्जाम्ड है। एट शेड्यूल में टैक्सेबल है। नाइन्थ में टैक्सेबल है। टेंथ में टैक्सेबल गुड्स है। ये सारी टैक्सेबल गुड्स हैं। बाकी क्या है सिर्फ, यानी वो गुड जो एग्जेम्प्ट हैं उसके अलावा, लेकिन उसका गुड्स होना जरूरी है, अगर तो वो गुड्स ही नहीं है तो फिर आगे ही नहीं चलेंगे। बस इतनी बात ही काफी है कि टैक्सेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट एग्जेम्प्ट। और एग्जेम्प्ट गुड्स अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे ऑल गुड्स विच आर लिस्टेड अंडर थर्ड सिक्स शेड्यूल, दीज आर एग्जेम्प्ट गुड्स। एग्जेम्प्ट गुड्स में क्या होता है? एग्जेम्प्ट गुड्स और जीरो रेटेड गुड्स में क्या फर्क होता है? इसमें रिफंड मिलता है और इसमें जाया हो जाता है। रेजिजुअल इनपुट टैक्स क्या होता है? जिसका हमें पता ना चल रहा हो कितना कहाँ इस्तेमाल हुआ है। और अगर मैं कहूं कि मेरी एग्जाम्प्ट गुड्स में 100 रुपए का इनपुट यूज हुआ है, तो आप कहेंगे सर इसको चार्जिंग। ये माजरत, मेरा सिस्टम जो था वो किसी ने बंद कर दिया है। हैकर कौन था इसमें? हफीज सेंटर वाले। जी। चलें जी। ये टैक्स फ्रैक्शन फार्मूला क्या है? कि आपको पता है कि एग्जाम के अंदर अगर कहा जाए कि गुड्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हैं तो क्या करेंगे? अगर आपको कहा जाए टैक्स 18% है तो क्या करेंगे आप? तो आप 1 लाख का 0.18 डिवाइडेड बाई 1.18 का, अगर मैं कहूँ गुड्स 10% इंक्लूसिव है तो आप क्या करेंगे? इंटू 0.10 डिवाइडेड बाई 1.10। टैक्स फ्रॉड, हाँ जी, ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन आ गई है। ये जरा नोट कर लें कि ये इस दफा इन्होंने चेंज की है एंड इट इज इम्पोर्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और आपको इस दफ़ा इसमें इन्होंने चेंज की है, जो हमें अच्छी तरीके से इसको याद करना। पहले बहुत छोटी डेफिनेशन थी, अब इन्होंने बढ़ा दिया है क्योंकि इसका ताल्लुक आगे जाके आना है सस्पेंशन के साथ। सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग के अंदर
कि अगर कोई शख्स फ्रॉड में इन्वॉल्व हुआ तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, मुअत्तल जिसे कहते हैं कर दिया जाएगा। और दूसरा ब्लैक लिस्टिंग किसे कहते हैं? एक होता है नौकरी से निकालना, एक होता है मुअत्तल कर देना। टैक्स फ्रॉड मींस इंटेंशनली अंडरस्टेटिंग द टैक्स लायबिलिटी। जानबूझ के, इंटेंशनली जानते बूझते अंडरस्टेट करना, कम करना किसको? टैक्स लायबिलिटी को। और ओवरस्टेटिंग द एंटाइटलमेंट्स टू टैक्स क्रेडिट, वही बात। या इनपुट को क्या करना? बढ़ाना। तो ऑब्वियसली क्या होगा? टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। और टैक्स रिफंड या टैक्स रिफंड क्लेम करना बाय वे ऑफ, किस तरीके से? सबमिशन ऑफ फॉल्स रिटर्न और इंफॉर्मेशन टू कॉज लॉस ऑफ टैक्स, या गलत रिटर्न फाइल करना ताकि टैक्स डिपार्टमेंट को क्या हो? लॉस हो। इंक्लूड, जब ये कहा जाता है ना इंक्लूड, इसका मतलब है कि ये चीजें नजर ना भी आए लेकिन इनको माना जाएगा। जैसा आप देखें, ऊपर हम मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन को पढ़ के आए तो उसमें क्या लिखा हुआ है? जो एक डिस्टिंक्ट करे, अगर उसमें लिखा जाए ना एंड इंक्लूड्स पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, इनग्रेविंग, कोई शख्स इसको मैन्युफैक्चरिंग ना भी माने लेकिन इसको माना जाएगा, ये चीज है। सप्रेशन ऑफ सप्लाईज दैट आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। वो गुड्स जो टैक्सेबल थी आपने उसको छुपाया हुआ है, शो नहीं कर रहे कि ये टैक्सेबल गुड्स में मैं डील कर रहा हूँ, पहली चीज ये फ्रॉड है। पाकिस्तान में आप टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहे हैं और आप जो है उसको छुपा रहे हैं, फिर भी ये भी इसके अंदर क्या गिना जाएगा? टैक्स फ्रॉड की जद में आता है। फॉल्स क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जाली क्लेम कर रहे हैं, आपने दिया ही नहीं है। आपने चीजें उससे खरीदी नहीं, सिर्फ इनवॉइस ले लिया आपने किसी से, ये भी किस में आएगा? टैक्स फ्रॉड। लोगों ने क्या किया हुआ है? लोगों ने दो तीन कंपनीज बनाई हुई हैं, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, मुख्तलिफ नामों से। ए कंपनी क्या करती है? अनरजिस्टर्ड को सेल करती है, राइट। तो चुप करके बैठे रहते हैं, ठीक है ना। मिसाल है कि अगर किसी ने सेल कर दी है 10 मिलियन की, तो उसका टैक्स बनेगा 1.8 मिलियन प्लस 4%। वो और भी इसके ऊपर 4 लाख रुपए और भी देगा। वो क्या करता है कि अनरजिस्टर्ड को बेच तो देता है, चुप करके बैठा रहता है, और उसके बाद इनवाइस दे देता है मिस्टर बी को। मिस्टर बी जो है ये अनरजिस्टर्ड से बाय करता है, इसके पास तो इनवाइस ही नहीं है। समझे कि ये भी 10 मिलियन की इनवाइस जो है इसके पास नहीं है। ये क्या करता है कि इससे इनवाइस लेता है, शो करता है कि मैंने ये खरीदा है, इसने मिस्टर एक्स से है, इसने मिस्टर वाई को बेचा है, दो के दोनों अनरजिस्टर्ड है। ये चुप करके बैठा हुआ है और ये इसको इनवाइस बेच देता है, इसके नाम इशू करता है, वाई की बजाय किसको इशू करता है? बी को। अच्छा, बी अगर ये शो कर देगा कि मैंने मिस्टर एक्स से बाय किया है, तो इसको 18 लाख रुपए का इनपुट तो नहीं मिलेगा, इसने तो दिया ही नहीं है, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। मिस्टर बी क्या करेगा कि ये बताएगा कि ये मैंने खरीदा है मिस्टर ए से, और ये अपने आउटपुट में से क्या करेगा? 1.8 मिलियन लेस, 18 लाख रुपए लेस कर लेगा। अंडरस्टैंड? इसको कितना फायदा हुआ? इसको पहली बात है कि 4 लाख रुपए का तो ये फायदा हो गया। इसने कहा मैंने अनरजिस्टर्ड को बेची नहीं है, मैंने तो बी को बेची है, हालांकि उसने फिजिकली उसको बेची नहीं है। ये जाली इनवाइसेस को इशू कर रहा है मिस्टर बी को, ये टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है। और मिस्टर बी को कितना फायदा हुआ? 18 लाख रुपए का इसको फायदा हो गया। दोनों ने मिलके डिपार्टमेंट को 22 लाख का चूना लगाया है। समझ आ रही है? ये हुआ फ्रॉड। इसको फ्लाइंग इनवाइस भी कहते हैं, फेक इनवाइस भी कहते हैं, कि आप ये काम कर रहे हैं। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स विदाउट इशूइंग एनी टैक्स, ये देखें अब समझ आई। इसको बेची मिस्टर वाई को इनवाइस इन विदाउट इशूइंग टैक्स इनवाइस, बेच दी है, टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं? वो आपके स्टोर पे आके धावा बोल देते हैं एकदम भी, आओ भाई बस भाई आ जाओ। तो उसके बाद क्या करते हैं? स्टोर खुलवाते हैं और चीजें चेक करते हैं, कहते हैं अच्छा ये बताओ 1 करोड़ रुपए की चीजें गायब है, किधर है वो?
इसका मतलब तुमने बेच दी हुई। किसको बेची है ये बताओ। वो कहेगा मिस्टर बी को बेची है। राइट, वो मिस्टर बी के पास फौरन जाएंगे। तुम दिखाओ चीजें किधर है। उसके तो स्टोर में है ही नहीं। बेची गई किसको है, मिस्टर वाई को। समझ आ रही, ये वाली इस तरह की चीजें ये हैं। ये भी फ्रॉड है। इशुएंस ऑफ एनी टैक्स इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग ऑफ गुड्स। ये किसने इसको दी है, इसने बेची चीजें वाई को थी, आगे किसको दे, इनवॉइस किसको दे रहा है ये, बी को। ये भी टैक्स फ्रॉड है। लीडिंग टू इनएडमिसिबल क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। लीडिंग टू यानी उसकी वजह से क्या होगा कि वो बंदा इसका इनपुट क्लेम कर लेगा। बेची आपने वाई को है, इनवॉइस किसको दे रहे हैं, बी को। तो उसकी वजह से मिस्टर बी क्लेम कर लेगा, ये भी फ्रॉड है। तो मिस्टर बी भी इन्वॉल्व है और मिस्टर ए भी इन्वॉल्व है। एवेजन ऑफ टैक्स बाय अवेलिंग अंडर इनपुट टैक्स क्रेडिट, अनड्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट और ऑब्टेनिंग इनएडमिसिबल रिफंड बाय मींस ऑफ मेथड। यानी ये जो ऊपर आपने हरकतें की है ना, एक ने अनरजिस्टर्ड से बाय की और एक ने अनरजिस्टर्ड को सेल कर दी, ये क्या है, आप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, ये मिस्टर बी को कहा जा रहा है। तो आप भी टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। collection of any amount as tax but failing to deposit the same in the prescribed manner beyond the period of 3 months from the due date of payment of tax। 3 महीने तक आपने टैक्स लेके लोगों को जमा नहीं करवा रहे, मैंने चीजें बेच दी हैं, टैक्स ले लिया हुआ है, जमा नहीं करवा रहा, तो 3 महीने के बाद ये भी क्या बन जाएगा, फ्रॉड गिना जाएगा। फॉल्सिफिकेशन ऑफ इनवाइस, जाली इनवाइस बनाना, फॉल्सिफिकेशन और सब्सटेंशियल और सब्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और प्रोडक्शन ऑफ फेक अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स और फर्निशिंग को यानी गलत यानी इंफॉर्मेशन देना, जाली इनवाइसें बनाना, जाली चीजें काम करना, ये भी उसमें फ्रॉड में आएगा। टेम्परिंग विद और डिस्ट्रॉइंग ऑफ एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन थ्रू ह्यूमन और डिजिटल मीन्स। आपने देखा कि हमारे जो आग लगती है, फायर इन द एजी ऑफिस लाहौर, देखिए उसने खुद ही लाहौर लिख दिया। हमारा जो रिकॉर्ड होता है ना एलडीए का, एलडीए में देखें आप, आग लग जाएगी, फायर इन एलडीए प्लाजा, एलडीए ऑफिस के अंदर आग लग जाएगी। समझ आ रही, आग लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आग उस कमरे में जाती है जहां पर रिकॉर्ड पड़ा होता है, उसमें जाकर लग जाती है उसके, बाकी बच जाते हैं। राइट, और अक्सर जब आग लगती है कोई बंदा नहीं मरता इसमें। समझ आ रही है ना। तो ये आग उसी तरह सियानी है जैसे वो फिल्मों में नहीं वो होते, वो जो वो होती है ड्रोनी। मैं कई दफा सोचता हूँ कि एक शार्क फिश है, वो इतनी इंटेलिजेंट है, कोई एक बंदे ने उसको मारा, उसके पीछा करती है, उसके पीछे पीछे जाती है, बम आता है तो वो दौड़ जाती है, उसको पता है ये बम है, वो इधर चली जाती है, बम से भी बच जाती है। इस तरह वो खलाई मखलूक आती है, वो भी बड़ी इंटेलिजेंट होती है। कोई रिच आ गया, वो म्यूटेट हो गया, कोई कुत्ता म्यूटेट हो गया, लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट है, वो छुप के बैठ जाता है, जब वो शीशा खोलती है फिर वो अटैक करता है इतना। तो इस तरह आग भी हमारी जो है ना पाकिस्तान की बड़ी इंटेलिजेंट है, ये उसी जगह जाके लगती है जहां पर रिकॉर्ड मौजूद होता है, ये उसका है। तो किसी मटेरियल को जाया कर देना ये भी किसमें है, फ्रॉड में। एक्विजिशन हासिल करना, पोजेशन लेना, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल और इन एनी वे रिमूविंग, डिपॉजिटिंग, कीपिंग, कंसीलिंग, सप्लाइंग, परचेजिंग और इन एनी अदर मैनर डीलिंग विद एनी गुड्स in respect of which there are reason to believe that these are liable to confiscation under the law। आपका स्टोर था, उन्होंने इसको लॉक कर दिया, क्या लिखा होता है,
क्या लिखते हैं उसके बाहर? सील कर देना। सील। सील। तो ये करते क्या है, मैं आपको इसका तरीकेकार बता देता हूँ। ये स्टोर है और इन्होंने इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया, सील कर दिया इसके लॉक को, कि भी आज ये जब तक हम नहीं आएंगे आप इसमें चीज़ें निकालेंगे नहीं। तो वो क्या करते हैं, पीछे से दीवार तोड़ते हैं, यहाँ से चीज़ें निकाल लेते हैं, दीवार दोबारा बना देते हैं। ये होता है। तो कहता है ये भी फ्रॉड है, कि हमने अगर सील कर दिया है तो आपने इसको आप खोलना नहीं है। मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज विदाउट गेटिंग रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्टर्ड, लाइबल टू भी रजिस्टर्ड थे, लेकिन आप फिर भी डील कर रहे हैं, तो ये भी फ्रॉड है। इंटेंशनल डूइंग ऑफ एनी एक्ट और ओमिटिंग टू टेक एनी एक्शन टू कॉज लॉस ऑफ, कोई भी ऐसा हरकत करनी जिससे टैक्स वालों को नुकसान हो, ये भी टैक्स फ्रॉड में गिना जाएगा। समझ आ गई है? टैक्स इनवॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, अगर ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा। टैक्स पीरियड हमारा 1 महीने का होता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको बता चुका हुआ हूँ। ये एक एडवांस का रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा ख्याल आई कैप की बुक में नहीं है ये। हाँ जी। यहाँ तक होल सेलर कौन होता है, जो होल सेल में डील करता है, ये मेरा बेटा। हमारे बेसिकली 3 मॉड्यूल थे। एक ये छोटा मॉड्यूल था डेफिनेशंस का, एक स्ट्रक्चर का था, एक डेफिनेशन का था। अब आखिरी मॉड्यूल में हम चले गए, जो हमारी रिटर्न, असेसमेंट, अपील और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आती है। यहाँ से सिर्फ थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल में टेस्ट होता है। यहाँ से थ्योरी ही आती है ज़्यादा, यानी ये वाला जो एरिया अब हम शुरू करेंगे ना, इसमें थ्योरी ही आती है। इसकी मैं समरी बना रहा हूँ, मैं इसकी समरी तकरीबन वो तैयार है, वो भी आपके साथ मैं शेयर में रखल कर भी चुका हूँ। नहीं तो मैं आपको कर दूंगा, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स के नाम से। ठीक है। इसकी हम थ्योरी मैं बना रहा हूँ, समरी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा ये वाला एरिया है प्लस न्यूमेरिकल, वो हमारे नवंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। बड़ी सुकून के साथ भी करेंगे, ये सारा एरिया कंप्लीट हो जाएगा। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिर्फ ये करना है कि उन नोट्स की कॉपी करवा के अपने मुताबिक उसके आगे कमेंट्स लिख लेना। वो 3 पेजेस बन जाए, 4 पेजेस बन जाए, वो आपका पूरा सेल्स टैक्स बन जाएगा। समझ आ गई ना? उसके ऊपर सारा वो तवीज़ होगा जो आपने बाद में यूज़ करना है। सही है जी। तो ये था। अच्छा, आज डेफिनेशंस में स्टूडेंट ये समझता है कि सर ने चूंकि बड़ी जल्दी करवा दी है तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत सोच है, मिथ है ये मैंने इसलिए करवाई है कि ये चीज़ें ऑलरेडी हम प्रैक्टिकली अब देख चुके हुए हैं, और इसमें अब आपके पास ज़्यादा बोझ है, मेरे पास कम है। इसमें समझाने वाली जो चीज़ें थी वो मैंने 4 डेफिनेशन एक लेक्चर में समझाई थी आपको, वो इम्पोर्टेंट बहुत थी, जो कि न्यूमेरिकली भी थ्योरेटिकली भी पेपर में आती हैं। ये जो है वो उसके अंदर अब वो थी जो इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं है। इंटेंसिटी वाइज ये कम है, लेकिन आपने इसको याद भी करना है। ठीक है जी। तो कल का आपको मैसेज आ जाएगा, हमने अगर उसमें करना है तो उसके अंदर आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा, डिपेंड करता है कि आज मेरा क्या मेन्यू बनता है। फाइनल के साथ अगर आज मैंने क्लास कर ली तो फिर कल उसको मैं आपके साथ कर लूँगी, देखूंगा। वरना नेक्स्ट संडे को तो लाजमी होगी, नेक्स्ट संडे तो हम लाजमी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।